morning, students. I'm continuing with the history first chapter, and that is from the beginning of time. We are discussing how man evolved. Okay, this is the early stage that we are studying about. Darwin, obviously, he gave an important theory. Okay, and in this theory, he said that man evolved from animals. Okay, and it went against what the men used to believe. लोग जो मानते थे कि ह्यूमंस कैसे लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स अर्थ पर कैसे आए, इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं अलग अलग रिलीजन में. क्रिश्चियंस का मानना है कि एडम एंड ईव, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट देम, उनके आने से यहाँ पे लाइफ ह्यूमन बींग्स स्टार्ट हुए. एंड अलग अलग रिलीजियस माइथोलॉजीज में, हिंदू माइथोलॉजी या किसी इस्लाम में, सभी का मानना है, सबकी अलग अलग थ्योरी है कि कैसे ह्यूमन बींग्स कैसे अर्थ पर आए. बट ऑल दिस, ये सारी थ्योरीज ऑब्वियसली गलत प्रूव हो गई व्हेन चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जब उन्होंने अपनी ये थ्योरी बताई कि कैसे स्पीशीज का ओरिजिन हुआ. एंड इन दैट ही सेड दैट ह्यूमंस हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम एगो. तो हम अलग नहीं हैं, हमारा इवोल्यूशन एनिमल्स से ही हुआ है. एंड जो नियरेस्ट जो रिजेम्बलेंस है ह्यूमंस का इस एनिमल के साथ, वो एप्स है. ओके, नाउ वी हैव यूज्ड डिफरेंट टर्म्स, और जब बहुत सारे टर्म्स आते हैं यू आर लाइकली टू गेट कंफ्यूज्ड. एंड in order that you do not get confused, because obviously you'll be studying few more terms in this chapter, words like Australopithecus, ये word हमने देखा है. Then we have seen Homo erectus, Homo sapiens. There is one more word called Homo habilis. Okay, now you must be getting confused कि ये इतने सारे terms and इनका exact meanings क्या है. Okay, to make it very clear, let me tell you. Yesterday we also learned about the difference between humanoids and hominids. Humanoids पहले थे और उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं hominids. दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने प्रीवियस क्लास में जाना था. ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू दिस टर्म्स. तरीके से ये रिवीजन भी है, बट दिस वर्ड होमो, ये लैटिन वर्ड्स है. Firstly, you have to understand these are Latin words. That is why the pronunciation and the spellings थोड़े peculiar है. Homo basically means men, men and women of course, but जो उसका literal meaning है वो men है. Obviously उसमें women भी included है. तो homo का तो मतलब होता है men and women. Okay. Homo erectus, erectus वो men and women जो कि सीधे खड़े होने लगे, erect होने लगे. Animals they walk on four limbs, वो सीधे नहीं खड़े होते हैं. बट ये होमो इरेक्टस वो उन मैन की बात हो रही है जब इंसान ने सीधा खड़ा होना शुरू हुआ. अपराइट मैन के लिए वर्ड यूज होता है होमो इरेक्टस. होमो सेपियंस, इसका मतलब है थिंकिंग वाइज मैन. जब ह्यूमंस के ब्रेन साइज डेवलप होने लगा एंड वो सोचने लगे, समझने लगे, प्लानिंग करने लगे, उस स्टेज के ह्यूमन बींग्स को हम होमो सेपियंस कहते हैं. तो हम प्रेजेंटली कौन है? हम इस ब्रीड के लोग हैं, हम होमो सेपियंस हैं. वी आर थिंकिंग मैन. ओके, हम सोच सकते हैं, इसलिए होमो सेपियंस उनके लिए वर्ड यूज होता है हु कैन थिंक. जो प्रेजेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन है उनके लिए. होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस उस समय के ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है व्हेन दे लर्न to make tools. They were tool makers. So Homo habilis कौन है? ये वो इंसान है जिन्होंने बनाना सीखा और टूल्स को यूज करना सीखा. तो Homo habilis वर्ड उनके लिए यूज होता है. ओके, नाउ ये Australopithecus, ये वर्ड डिफरेंट है. ऑब्वियसली इन सम में दिस वर्ड होमो लगा हुआ है, व्हिच मींस ये ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, मेन विमेन की बात हो रही है. Here it is Australopithecus. ये Australopithecus क्या है? अभी नहीं है ये. Australopithecus
का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ऑस्ट्रल मीन्स सदर्न, ये क्योंकि वहीं पर इनके फॉसिल्स मिले होंगे इसीलिए ये सदर्न की बात हो रही है। पिथेकस का मीनिंग है एप, ओके, मंकी, एप, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पिथेकस इज। ये वो लोग हैं जो कि दे वर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट, ये जंगलों में रहते थे और जंगलों में उसकी लाइफ उससे ये अडेप्ट कर चुके थे और वहाँ इन्हें रहना आता था। दे वर नॉट एनिमल्स, ओके, दे वर लाइक एनिमल्स, बट ये थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन ये रहे फिर भी एनिमल्स की तरह रहे थे। दे वर लिविंग इन दी फॉरेस्ट एंड ये फॉरेस्ट में अब से अडेप्ट कर चुके थे। ओके, नाउ हाउ आर ऑस्ट्रेलोपिथेकस डिफरेंट फ्रॉम एप्स? यहाँ पे ये डिफरेंट करना कि ये जो एप्स अभी होते हैं, जो चिंपांजी हैं या जो मंकीज हैं, उनसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस तरह से डिफरेंट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ओके, नाउ दिस वर्ड इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड हमें जो फर्क है वो ऑब्वियसली ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ब्रेन साइज उतना नहीं है, उतना बड़ा नहीं होता था कि जितना कि ह्यूमन बींग्स का होता था। सो द नेम वाज गिवन बिकॉज दिस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस स्टिल रिटेन्ड मेनी फीचर्स ऑफ एन एप। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो फीचर्स थे, जो देखने में ये काफी हद तक अभी भी एप की तरह लगता था, इसीलिए इसको नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिया गया। सच एज इसका ब्रेन साइज स्मॉल था, होमो इनका सबका ब्रेन साइज बड़ा होता है एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका ब्रेन साइज छोटा था इन कंपैरिजन टू होमो। इट हैड लार्ज बैक टीथ, इनके बड़े टीथ हुआ करते थे, स्पेशली जो पीछे के टीथ थे, एंड लिमिटेड डेक्सटेरिटी ऑफ द हैंड्स, और हैंड मूवमेंट वो इनमें कम था। अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ये एकदम ठीक से सीधे होकर चल भी नहीं पाते थे। एज दे स्टिल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते थे, ट्रीज पर रहते थे, इसलिए ठीक से चल भी नहीं पाते थे। तो ये डिफरेंसेस हैं ये होमिनॉइड्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। ओके, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम समझ सकते हैं कि दे आर समहाउ इन बिटवीन द ह्यूमंस, जैसे हम अभी दिखते हैं, एंड ऑब्वियसली एनिमल्स। ओके, एंड होमिनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज। अब ये होमिनॉइड्स एंड होमिनिड्स क्या है? होमिनिड्स हमने देखा था कि कल मैं इसका डिफरेंस जाना था, बट कहीं ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या होमिनॉइड्स भी एनिमल्स की तरह थे? होमिनॉइड्स एंड एनिमल्स, उनसे सबसे जो क्लोजेस्ट है मंकीज, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो उनमें डिफरेंस था। मंकीज से ही इवॉल्व हुए हैं, एप्स से ही इवॉल्व हुए हैं होमिनॉइड्स, बट होमिनॉइड्स और एप्स में फर्क है, और वो फर्क क्या है? that hominoids are different from monkeys in a number of ways. They have a larger body, जो hominoids होते हैं उनकी बॉडी लार्ज होती है, and they do not have tail. Okay, so monkeys they have got smaller body and they have got tail, whereas जो hominoids है जिनसे हम कंपेयर कर रहे थे hominids को, वो hominoids उनका बॉडी लार्ज होती है एंड बॉडी साइज बड़ा होता है एंड दे डू नॉट हैव टेल। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, एप्स एंड मंकीज वो अलग हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो अलग है, होमिनॉइड्स अलग है एंड होमिनिड्स अलग है। ये चारों टर्म्स हैं, ये इवोल्यूशन है। सो अगर हम उसे सीक्वेंस में रखें देन इट इज मंकीज एंड एप्स, देन ऑब्वियसली आते हैं होमिनॉइड्स और उसके बाद फिर आए हैं होमिनिड्स। ओके, एंड इनके जो फॉसिल्स मिले हैं उसके आधार पर हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो ये उनका फेस था कि ऑब्वियसली दे स्टार्टेड स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड देन फिर बाद में होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस हम बन गए। ऑब्वियसली उस बीच में होमो हैबिलिस ये भी हैं, जब टूल बनाना हमने सीख लिया। तो ये फेजेस हैं और ये डिफरेंट फेजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं। कि पहले हमने सीधे खड़े होना शुरू किया, सीधे खड़े होने के हमें बहुत फ़ायदे थे,
क्योंकि जो फोर लिम्स थे, जो आगे के जो पैर थे, वो हमारे फ्री हो गए और हम उन्हें हैंड्स की तरह यूज करने लगे। ना यही देखेंगे कि ये जो बायपेडलिज्म क्या है, जो हम ये बायपेडलिज्म लोकोमोशन कि हम दो पैर पे चल सकते हैं और एनिमल्स चार पैर पे चलते हैं, वो क्वाड्रपेड होते हैं जो हमने कल पढ़ा था। एंड वी हैव व्हाट बायपेडलिज्म, वी हैव व्हाट बायपेडल लोकोमोशन, हम दो पैर को इस्तेमाल करके चलते हैं और एनिमल्स चार पैर को इस्तेमाल करके चलते हैं। इसका हमें एडवांटेज क्या मिला कि व्हाइल वॉकिंग, चलते समय हमें लेस एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ओके, एज कंपेयर टू क्वाड्रपेड्स। जो चारों पैर पे चलते हैं उन्हें चलते समय एनर्जी ज़्यादा लगती है, और ह्यूमन बींग्स जो कि बायपेडल लोकोमोशन होता है, दो पैर पे चलने वालों को कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। बट रनिंग में ये रिवर्स हो जाता है। इफ समबडी हैज टू रन, देन बायपेडल वाला जो है वो उतना तेज रन नहीं कर पाएगा जितना कि क्वाड्रपेड वाला रन कर पाएगा। सो इफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, बी इट डियर और लायन और एनीवन, अगर इनको दौड़ाया जाए तो यू नो इट कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मैच देम, दे आर फास्टर। बट व्हेन इट कम्स टू वॉकिंग, हम उनसे वॉक करने में हमें कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सो बायपेडलिज्म के क्या फायदे हैं? देयर इज दिस चार्ट ऑन पेज नंबर 13 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि हमारे सीधे खड़े होने से हमें क्या फ़ायदा मिला। सो दिस अपराइट वॉकिंग, इसका एडवांटेज ये मिला कि हमारे हैंड्स फ्री हो गए, और हैंड्स फ्री हो गए तो उनसे हम बेबीज़ को कैरी कर सकते थे, ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सकते थे, हम उनसे टूल्स बना सकते थे, ओके, एंड ये सब काम हम कर सकते थे। और ये डिसएडवांटेज है क्वाड्रपेड लोगों के लिए, क्योंकि वो चारों पैर उन्हें चलने के लिए चाहिए होते हैं, इसीलिए वो ये काम नहीं कर सकते। तो एक तो ये हमें मिला एडवांटेज, ओके। विजुअल सर्वेलेंस, कभी कभार देखोगे कुछ एनिमल्स को जब वो चलने के बाद उसके अपने दो लिम्स पे खड़े होकर देखते हैं कि उन्हें कोई खतरा तो नहीं है, आसपास क्या चीज़ें हैं। बट हम क्योंकि हमेशा इरेक्ट खड़े होते हैं, ऑब्वियसली अब बायपेडल लोगों को इजी पड़ गया सर्वेलेंस करने में, देखने में कि आसपास कोई खतरा है, क्या चीज़ें हैं। तो हम क्वाड्रपेड से बेटर सर्वेलेंस कर सकते हैं, हमें आसपास के एरिया को हम बेटर तरीके से देख सकते हैं, ये एडवांटेज मिला। लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, हम काफ़ी दूर तक चलकर जा सकते हैं। बायपेडल के लोगों को कम मेहनत, कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है वाइल वॉकिंग। एंड वाइल फोरेजिंग एंड हंटिंग, तो हम हंटिंग करते समय हम काफ़ी दूर तक चल के जा सकते हैं। देयर इज दिस वर्ड विच अपीयर्स विच इज कॉल्ड फोरेजिंग, ये पेज नंबर 17 पर दोबारा दिया गया है, FORAGING। फोरेजिंग मीन्स सर्चिंग फॉर फूड। फोरेजिंग एक नया वर्ड है एंड उसका मतलब होता है सर्चिंग फॉर फूड, FORAGING। तो अब ये काम कर सकते थे ह्यूमन बींग्स और इनको बेटर तरीके से कर सकते थे। एंड हमारा इंक्रीज इन साइज इन कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, और जब हम ये सब टूल्स बनाने लगे, हम बेटर सर्वेलेंस करने लगे, हम बेटर तरीके से हंटिंग करने लगे, हम अपने ब्रेन को हमने यूज़ करना शुरू किया, तो ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया। एंड इंक्रीज इन साइज इन कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, और धीरे धीरे हम होमोसेपियंस बन गए, ओके। तो यही फेज है, और ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें समझना है, मतलब कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन है, ओके, एंड होमिनॉइड्स, होमिनिड्स एंड दीज डिफरेंट टर्म्स, ओके। ये सब एक ही फैमिली है एक तरीके से, ये इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं, एक दौर के बाद ही दूसरा दौर आते चला गया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें जानना है कि वेयर आर दीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये अभी होते हैं क्या, ये हैं, ये कहाँ है? ये इसका आंसर वैसे ही है कि डायनासोर्स इस तरह से अभी नहीं है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायनासोर्स की थ्योरी है कि दे बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे वाज प्रोबेबली कोई सेलेस्टियल, कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर आके गिरा एंड उसकी वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए। दिस इज जस्ट अ थ्योरी। एंड ऐसे ही एक और लॉजिक है दैट अराउंड
2.5 मिलियन ईयर्स अगो, अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ जो थी इस पे ग्लेशिएशन शुरू हो गया। ग्लेशिएशन एक प्रोसेस है जहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है, एंड जब भी बर्फ पड़ती है तो सन की रेज उस बर्फ पे टकरा कर ज़्यादातर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, वहाँ पे हीट जनरेट नहीं हो पाती, एंड स्लोली और बर्फ पड़ती चली जाती है, एंड धीरे धीरे द एंटायर अर्थ गेट्स कवर्ड इन स्नो। एंटायर अर्थ, वो इक्वेटर का एरिया भी जहाँ पर इतनी गर्मी है, इवन सारा डेजर्ट एंड एवरीथिंग, द एंटायर अर्थ गेट्स कवर्ड। ऑब्वियसली बहुत जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाता है, ओनली स्पीशीज विच अडेप्ट देमसेल्व्स। सो यू सी कि जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं जहाँ बर्फ होती है वहाँ भी कैमल्स होते हैं, एंड वहाँ भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, बट उनके ऊपर फर ज़्यादा होता है, ओके, टू ऑब्वियसली प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, ओके। तो ये आइस एज यही माना जाता है कि हर 10 लाख साल में, इन एवरी 10 लाख ईयर्स या फिर 1 मिलियन जिसे हम कहेंगे, उसमें अर्थ में आइस एज होती है। यू मस्ट हैव सीन दिस मूवीज आल्सो, आइस एज पर कई मूवीज हैं, ओके। एंड आइस एज का मतलब है कि वो दौर आता है अर्थ का व्हेन एवरीथिंग गेट्स कवर्ड इन स्नो, ओके। जब स्नो से कवर होने लगी अर्थ में, लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ वर कवर्ड विद स्नो, और ये कब हुआ? ये 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ये चीज़ हुई थी। देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अगर क्लाइमेट में बदलाव आएगा तो वेजिटेशन में भी बदलाव आएगा। अगर बारिश नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो रही है, केवल स्नोफॉल हो रही है, देन ऑब्वियसली वेजिटेशन नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो पानी चाहिए होता है, एंड दे नीड ऑब्वियसली हीट ऑल्सो। सो क्लाइमेट में बदलाव आने की वजह से, इस आइस एज की वजह से, ग्लेशिएशन होने की वजह से वेजिटेशन में बदलाव आने लगा। ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर्स, अब उतना गर्म नहीं था, टेम्परेचर गिरने लगा। ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर एज वेल एज रेनफॉल, मतलब अब बारिश नहीं, स्नोफॉल हो रही थी ज़्यादातर अर्थ पर। ग्रासलैंड एरियाज एक्सपेंडेड एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट खत्म होने लगी और ग्रासलैंड्स, केवल घास वगैरह वो रह गई, और जो फॉरेस्ट है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिला, उन्हें हीट नहीं मिली, फॉरेस्ट खत्म होने लगे। बट दीज मैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस दे वर अडेप्टेड टू फॉरेस्ट, इन्हें तो फॉरेस्ट में रहने की आदत थी, दे वर सर्वाइविंग इन फॉरेस्ट। अब क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो गए, स्लोली ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो जब आइस एज आई, तब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये एक्सटिंक्ट हो गए। They were adapted to forest and the replacement by species that were better adapted to drier conditions. ये खत्म हो गए और इनकी जगह वो स्पीशीज आ गए जिन्हें अब जो ड्राई कंडीशंस में, जिन्हें बहुत पानी पर जो निर्भर नहीं थे, जिन्हें रेनफॉल की ज़रूरत नहीं थी, एंड ड्राई कंडीशंस में जो रह सकते थे वो आ गए, और इसी में थे ये होमो, ये जो ह्यूमंस, इनका दौर शुरू हो गया, ओके। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस obviously 2.5 million years ago they became extinct, and that was because ice age and glaciation जिसे हम कहते हैं, कि हर जगह स्नोफॉल से कवर होने लगी अर्थ, टेम्परेचर गिरने लगा, टेम्परेचर गिरने से फॉरेस्ट गायब हो गए एंड ग्रासलैंड्स रह गए, एंड फॉरेस्ट गायब होने की वजह से, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते थे, दे वर डिपेंडेंट इन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस खत्म हो गए, ओके। तो आई थिंक आई लीव इट हियर, एंड ये अलग अलग जगह पर इनके फॉसिल्स मिले हैं। सो होमिनिड्स माना जाता है कि वो ईस्ट अफ्रीका, हमेशा यू हैव टू जस्ट गेट एन आइडिया कि लाइफ का ओरिजिनेशन जो अभी आर्कियोलॉजिस्ट जो बताते हैं वो ये है कि ईस्ट अफ्रीका से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, एंड फ्रॉम देयर दीज होमिनिड्स, ओके, एंड दे माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स। पहले ये ईस्ट अफ्रीका से अफ्रीका के बाकी पार्ट्स में मूव किए ये टुवर्ड्स सदर्न एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, एंड फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका दे मूव टू एशिया, एंड देन दे मूव टू यूरोप। तो लाइफ का ओरिजिनेशन ईस्ट अफ्रीका में माना जाता है, इथोपिया, तंजानिया, इन कंट्रीज में माना जाता है, और फिर वहाँ से ये ह्यूमन बींग्स ये डिफरेंट
different parts of the world. They came to Asia and they moved further up into Europe. Okay, और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट 2 मिलियन ईयर्स अगो से 1.5 मिलियन ईयर्स पहले की ये घटनाएं हैं. तो ये ओरिजिनेशन होता है अफ्रीका में, और फिर वहाँ से जब ये बायपेडलिज्म आ जाती है, ये टूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, इनमें सोचने की शक्ति, इनका ब्रेन साइज बड़ा हो जाता है, व्हेन दे कैन प्लान, ये ऑब्वियसली वहाँ से मूव करना शुरू करते हैं. पहले ईस्ट अफ्रीका से अफ्रीका के बाकी पार्ट्स में, नॉर्दर्न एंड सदर्न अफ्रीका में, एंड फिर वहाँ से दे मूव टू एशिया एंड अफ्रीका. दैट इज हाउ दे मूव इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो आई थिंक आई लीव इट हियर. यू विल सी लॉट ऑफ वर्ड्स, बुक में देखेंगे, यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ वर्ड्स. यू विल कम अक्रॉस होमो neanderthalensis. Okay, you will come across homo heidelbergensis. now ये उन जगह के नाम पर है, जिस जगह पर जो स्कल मिला उस स्कल के हिसाब से होमो के आगे उस जगह का नाम लगा दिया गया. तो इससे एक्चुअल में आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझने में आसानी होती है कि ये स्कल किस पार्ट, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज फाउंड. तो ये कई तरह के नाम हैं, बट यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर दीज आर इम्पॉर्टेंट. ये जनरल कैटेगरीज हैं, वेरेज बाकी जो होमो के आगे जो वर्ड्स लगे हुए हैं, दे स्पेसिफाई कि वो स्कल किस जगह पर मिला था. सो यू कैन से दैट दिस जर्मनी में ये हेडलबर्ग में जो स्कल मिला है, तो उसको आर्कियोलॉजी जिस नाम से बुलाते हैं वो है होमो हेडलबर्जेनेसिस, मतलब उस जगह का नाम उसमें ऐड हो गया. तो इस तरह से कई नाम हैं, बट यू डोंट हैव टू कंफ्यूज. You have to understand what Homo erectus is, Homo habilis, Homo sapiens and Australopithecus. ये 4 वर्ड आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, and you must be clear on what they mean. Okay. Then in the next class we'll be concentrating on how these early humans they obtained food. ये food कैसे obtain करते थे, इस टॉपिक पे हम फोकस करेंगे. So that will be the next class. Thank you.